लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे के चलते एनडीए को लोकसभा चुनाव में नुकसान होने का दावा किया जाता है। ऐसे में अब ओबीसी समाज भी अनशन पर बैठी हुई है। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ संजय सिरसाट जी हैं। पिछले 5 दिनों से जालना में ओबीसी से जुड़े 2 लोग अनशन पर बैठे हैं। लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे 5 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आमरण उपोषण है। दावा किया जा रहा है कि मराठा आरक्षण की वजह से ओबीसी को किसी भी तरह का धक्का नहीं बैठना चाहिए। देखिए, ये आंदोलन जो कर रहे कुछ लोग कंफ्यूजन में भी है। मराठा समाज को जो आरक्षण देना है वो देते वक्त ओबीसी समाज के आरक्षण को कहीं भी धक्का ना लगते हुए देना है। ये इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने की है। इसलिए ओबीसी समाज को डरने की कोई बात ही नहीं। मराठा समाज की जो नोंदी जिसको कहते हैं जो मिली है उसके बलबूते पे उनको ओबीसी के इसके अंदर वर्ग में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। जो है वो है। अलग से हमने उसको 10% का आरक्षण दिया है। उसका विधानसभा में वो बिल भी पारित हो चुका है। कोई लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, कोई सुप्रीम कोर्ट में गए और सरकार अपनी बाजू वहां भी रख रही है। मतलब जितने स्ट्रांगली हम हमारी बाजू वहां लड़ रहे हैं, इसके वजह से मराठा आरक्षण को भी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा और ओबीसी समाज को भी उनके में से कोई आरक्षण मराठा समाज को दिया नहीं जाएगा। वो अबाधित रहेगा। ये हमारी भूमिका है। क्या ये आरक्षण हिंसक रूप धारण करे? क्योंकि मंगलवार के दिन पुणे सोलापुर हाईवे भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। क्या लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना है? ऐसे में सरकार की क्या भूमिका रहेगी? किस तरह से सरकार ओबीसी समाज के बीच में जाएगी ताकि जो आंदोलन है वो हिंसक रूप ना ले? नहीं, देखो, दोनों समाज के जो आंदोलन के जो नेता है उन्होंने कहा है कि आंदोलन तुम रास्ते पे मत करो। ये समझदारी की भूमिका उन्होंने भी ली है। हाईवे जाम हुआ था लेकिन हाईवे जाम हुआ था तो लेकिन उन्होंने भी ये बताया कि ऐसे हाईवे जाम करना या तो कुछ जलाना ये ठीक नहीं है। वो नेताओं ने भी कहा है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही कि वो ऐसी घटना कहीं घटे ना। अगर ऐसी घटती है फिर पुलिस कार्रवाई होती है, फिर उसके ऊपर बवाल हो जाता है कि देखो आंदोलनकारी को पकड़ा गया। तो थोड़ा शांतिपूर्वक सोच विचार करके सरकार अपनी कदम जो डाल रही है और मेरे ख्याल से ये आंदोलन को जो उनकी जो डिमांड्स है वो सरकार जब उनसे बात कर रही है तो ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात अगर ओबीसी की है तो ओबीसी का जो बड़ा चेहरा माना जाता है छगन भुजबल जी का, बताया जा रहा है कि वो ठाकरे और शरद पवार के संपर्क में है। लोकसभा के जिस तरह से रिजल्ट आए उसके बाद राज्यसभा में उन्हें सीट नहीं मिली। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो थोड़े से संपर्क में है, छोड़कर जाना चाहते हैं शिवसेना जहां पे पहले वो थे। नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। भुजबल साहब ने खुद ही ये मान लिया है कि मैं नाराज नहीं हूं और मैं किसी के संपर्क में भी नहीं हूं। ये जो अफवाहें उठती रहती है, बातें चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है भुजबल साहब राष्ट्रवादी अजित पवार साहब के साथ में ही है और वो कहीं भी पार्टी बदलने का उनके दिल में ख्याल नहीं है। संजय राउत कहते हैं कि अगर भुजबल किसी एक पक्ष में होते तो आज मुख्यमंत्री होते। साथ ही अगर शिवसेना में आने की बात हो रही तो उन्होंने इसको अफवाह भी बताया कि हम उनसे चर्चा भी नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक होते तो एक पक्ष में रहते तो ये बातें पुरानी हो चुकी है। अभी उसका बीच में कम से कम 30 साल का समय बीत चुका है। 30 साल पहले वो वही पार्टी में रहते तो क्या होता, ये सोचने के अब ये वक्त नहीं है। जैसा वक्त गुजरता है वैसी उम्र गुजरती है, वो वैसा ही आदमी का नेचर बदलता है। वो बात अभी रही नहीं, उसके ऊपर चर्चा करना बेफुजुल है और मुझे नहीं लगता भुजबल साहब कोई पार्टी चेंज करेंगे या तो कहीं जाएंगे। सरकार ने वक्फ बोर्ड को पैसे अनाउंस करने के बाद चर्चाएं होने लगी कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ था, उसे वापस से अट्रैक्ट करने के लिए सरकार की ये भूमिका है। उसके बाद सरकार ने तुरंत ही जो पंढरपुर जाने वाले भक्त हैं उनके लिए भी बातचीत की है कि 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो संजय राउत कहते हैं अब उनको खरीदने की कोशिश कर रही है सरकार। देखो, वारकरी को ना तो कोई खरीद सकता है ना किसी में वो ताकत है। पंढरपुर को जाते वक्त कई किलोमीटर ये वारकरी अपने आप चलते रहते, अपना एक जत्था बना के चलते रहते। वो जत्थे की देखभाल करना या तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना, ये सरकार की भूमिका रहना चाहिए।
और उसी वजह से लाखों लोग रहते हैं वो। तो वो हर जत्थे को जो 20,000 रुपए दिए तो वो उनकी देखभाल दुरुस्ती के लिए, भाई कहीं बीमार पड़ जाता है, कहीं किसी को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए वहां सरकार ने मदद की। ये एक अच्छी भावना से किया गया काम है। ये पहली बार महाराष्ट्र की सरकार ने की है। क्या डैमेज कंट्रोल नहीं, मतलब जिस तरह की बातें कि वक्फ बोर्ड को दिया, बहुत शोर हुआ, तो ये डैमेज कंट्रोल? नहीं, ये डैमेज कंट्रोल वगैरह नहीं होता। ये वारकरी संप्रदाय ना किसी के पास पैसे मांगने को जाता है, ना वो कभी उतने भिखारी भी नहीं है। सरकार की जवाबदारी बोल के सरकार ने की हुई ये मदद भी नहीं बोल सकते। उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। ये वारकरी संप्रदाय है, ये अपने तरीके से अपने संस्कृति को लेके आगे चलता है, और उसके बारे में ऐसी फालतू बातें जो संजय राउत ने की, इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। वो वारकरी संप्रदाय को जो भिखारी समझ के जो बात करते हैं, तो इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। वारकरी संप्रदाय जितना शांत है उतना आक्रामक है, वो भक्ति के मार्ग से चल रहा है, उसको सहकार्य करना ये हरेक का काम है, और जो सरकार कर रही वो अपन ने भी करना चाहिए। ये भूमिका अपनी होनी चाहिए थी। आखिरी सवाल पूछूंगा। संजय राउत कहते हैं कि चंद्रशेखर बावनकुले जहां से विधायक हैं वहीं एनडीए को हार का सामना करना पड़ा और एमवीए का वहां पर सांसद चुनकर आया, इसलिए आपको सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। बहुत सारे ऐसे मतदार संघ है जहां उभा ठाकरे लोग थे, जहां राष्ट्रवादी शरद पवार के लोग थे, जहां कांग्रेस के लोग थे, वहां से हमको बहुत सारे अच्छे से मतदान मिला है और हमारे सीटें चुन के आई। इसका मतलब क्या होता है? वो नेता, उनको तो हम बोलेंगे नहीं कि वो वहां की उनकी कमजोरी थी। ऐसा नहीं होता। इलेक्शन के तरीके से होता है। और अब देखो, आने वाले विधानसभा में बहुमत से महायुति का सरकार आएगी। आज फाउंडेशन डे है शिवसेना का, तो कौन सी शिवसेना, मतलब किसका असली में फाउंडेशन डे है? किसका असली में नहीं है, ये शिवसेना प्रमुख की शिवसेना है जो उन्होंने निर्माण की थी, और जिनकी विचारधारा लेके हम आगे जा रही हैं। जो शिवसेना प्रमुख चाहते थे वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि सही मायने में हम शिवसेना प्रमुख को वंदन करने के लिए आज का दिन यह हम मनाते हैं। षणमुखानंद में क्या होने वाला है वो पता नहीं। वो शायद शरद पवार का गुणगान गाएंगे, राहुल गांधी का गुणगान गाएंगे। वही उनके कर्ता धर्ता है, वही उनके नेता है, उनके चरणों में ये लीन हो चुके हैं। बाला साहब तो एक बहाना है, असली नेता तो शरद पवार साहब है उनके, राहुल गांधी है। इसलिए वो लोग नहीं रहे। बाला साहब इनको गाली देते थे और ये उनको पूछते हैं। ये फर्क है उनमें और हम में। मतलब फाउंडेशन डे वहां पर नहीं है? वो तो आघाड़ी का डे है ना, वो तो क्या आघाड़ी जो है उसका डे है। वो अभी उसके अंदर शरद पवार साहब की तारीफ भी करेंगे, कभी राहुल गांधी का नाम भी लेंगे। उनको ये चीजों से बाला साहब से ज्यादा वो लोगों को ज्यादा महत्व देना उचित समझते हो। तो फाउंडेशन डे असली कहाँ पर हो? हम मना रहे, हम शिव सैनिकों को लेके मना रहे। हमारा मेन जो पाया है वो तो शिव सैनिक है, जिसके बलबूते पे शिवसेना खड़ी है। बाला साहब कहते थे ये शिव सैनिक मेरे कवच कुंडल है, उनके ताकत के बलबूते पे मैं देश को दम देता हूँ। तो वो शिवसैनिक आज हम जमा हो रहे और हम बाला साहब का नाम का जयघोष करेंगे। जैसा कि आप बता रहे कि ये लोग शरद पवार का और बाकी नेताओं राहुल गांधी का जय जयकारा करेंगे, उनके बारे में कहेंगे। हमेशा से ये बोला जाता है कि एकनाथ शिंदे जी जब भी भाषण शुरू करते हैं मोदी की तारीफ करते हैं। देखो, मोदी पंतप्रधान है और हम यूटी में है, और चुनाव का जो माहौल होता है उसमें मोदी जी को नाम लेना जरूरी है। वो हम कभी ये नहीं नकारेंगे नहीं। वो बड़े नेता है, पंतप्रधान है, और उनके नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे। इसका मतलब हमने बाला साहब का नाम कहीं छोड़ा नहीं है। बाला साहब को वंदन करके ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, हर दिन करेंगे। वही हमारा सही, जिसको हम भगवान मानते हैं, वो हमारे लिए बाला साहब ठाकरे हैं। धन्यवाद। कैमरा अजीत सितरकर के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।